चलिए, तो इस तरह से हमने देखा कि हुमायूं जो है वो अपनी विलासिता और अपने लग्जरियस लाइफ में बिजी हो गया, और अपनी नशे की जो आदतें जो उसको थी है ना, अफीम वगैरह की, उसमें वो बिजी हो गया। और जो उसे करना चाहिए था उस टाइम पे, काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम था उस टाइम पे, उसे एकदम सजग रहना चाहिए था, अपनी सेना को एकदम तुरंत तैयार रखना था, स्ट्रेटेजी बनाना था। लेकिन चूंकि हुमायूं के बारे में कहा ही जाता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेटेजी या कोई प्लान नहीं करता था, कोई भी युद्ध करने से पहले किसी प्रकार की स्ट्रेटेजी नहीं बनाता था। क्लियर? तो इस तरह से चीजें थी हुमायूं के साथ, ये कंडीशन थी, ये प्रॉब्लम थी। अब देखिए क्या हुआ, जब वो बिजी था अपने लग्जरियस लाइफ में, कहां पर, बंगाल में, बंगाल कैप्चर कर चुका था, है ना, जो पहले किसने कंट्रोल में कर लिया था, शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी वहां से निकलकर कहां आ चुका था, रोहतासगढ़ फोर्ट में। अब हुमायूं तो बिजी था अपनी लग्जरियस लाइफ में, अपने हरम में। इस बात का फायदा उठा लिया किसने, शेरशाह सूरी ने। इस अवसर का लाभ उठाते हुए शेरशाह सूरी ने क्या किया, सबसे पहले उसने कन्नौज को कैप्चर कर लिया। कन्नौज जो कहां पर है, यूपी में। कन्नौज वॉज कैप्चर्ड बाई या कंट्रोल्ड बाई शेरशाह सूरी। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक भी हुमायूं की नींद नहीं खुली। अब क्या किया इसने, शेरशाह सूरी ने कन्नौज को कैप्चर करने के बाद जो बंगाल से आगरा का जो रूट था, कहां से कहां का, बंगाल से, बंगाल से आगरा, बंगाल से आगरा का जो रूट था ना, इस रूट को ही क्या कर दिया, चौक कर दिया, इस रूट को ही बंद करवा दिया। और आप लोगों को पता है कि अभी हुमायूं कहां पर है, हुमायूं बंगाल में है, हुमायूं अभी बंगाल में है, और उसे जाना कहां पर है, आगरा, और वो वहां पे मौज मस्ती में लगा हुआ है। अब इस रास्ते को बंद करवा दिया किसने, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी यहां पे बैठ गया, शेरशाह सूरी यहां बैठ गया और रास्ते को बंद करवा दिया बंगाल से आगरा का। अब जब उसे पता चला कि शेरशाह सूरी ने रास्ते को बंद करवा दिया है, साथ ही कन्नौज को भी कैप्चर कर लिया, तब उसकी नींद खुली और इमीडिएटली उसने अपनी सेना के साथ वापस आने की कोशिश की। कहां पे, आगरा पे। ही ट्राई टू केम बैक टू आगरा। अब लेकिन करे क्या, बीच में तो नदी है, गंगा नदी बह रही है, और साथ ही शेरशाह सूरी वहां पर खड़ा हुआ है। अभी शेरशाह सूरी ने काफी चालाकी दिखाई और रोका नहीं, हुमायूं को रोका नहीं, हुमायूं की सेना को रोका नहीं, आने दिया। और तब तक नहीं रोका जब तक कि उसे एक ऐसी टेक्टिकल पोजीशन नहीं मिली कि जहां पे वो युद्ध को आसानी से जीत सके। क्लियर? और फिर जब उसे लगा कि इस जगह पे रोक देना चाहिए, उस जगह पर उसने अपनी सेना को इकट्ठा कर दिया शेरशाह सूरी ने, और तब हुमायूं को भी अपनी सेना को वहीं पर रोकना पड़ा, अपना जो दल था उसे वहां पर रोकना पड़ा। अब दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने थी, और दोनों की सेनाएं जिस जगह पर खड़ी हुई थी उस जगह का नाम था चौसा। कहां पे, चौसा जो बिहार के बक्सर के काफी निकट है, गंगा नदी के तट पर। चौसा एट द बैंक ऑफ गंगेश, या गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है चौसा, और कहां पर, बिहार के बक्सर के काफी नियरली ऑफ बक्सर। तो यहां पे हम बात करें चौसा की। चौसा पहुंच चुकी थी दोनों सेनाएं, और यहां पे एक तरफ थी शेरशाह सूरी की सेना और एक तरफ किसकी सेना थी, एक तरफ थी हुमायूं की सेना। क्लियर? तो दोनों की सेनाएं एक दूसरे को देख रही हैं, और 3 मंथ तक दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी रही, 3 महीने तक। इस बीच में हुमायूं ने काफी कोशिश की कि उसे हेल्प मिल जाए, समझ गए ना, बैक साइड से हेल्प मिल जाए, उसकी जान निकल जाए या वो उसकी जान बच जाए और वो अपनी सेनाओं को निकाल सके। तो उसने हेल्प मांगने की कोशिश की अपने तीनों भाइयों से, हिंदाल, अस्करी और कामरान। कोशिश भी की गई उनके भाइयों के द्वारा हेल्प करने की, बट कुछ ऐसे रीजन रहे कि वो लोग वहां पहुंच नहीं पाए। वो तीनों भाई कहां थे, आगरा पहुंच गए थे, है ना। कामरान जो है काबुल से आ चुका था, हिंदाल और अस्करी भी अपने अपनी टेरिटरी से कहां पहुंच चुके थे, आगरा। तो तीनों भाई आगरा में थे, बट वो हेल्प नहीं कर पाए किसकी, हुमायूं की, और हुमायूं फंसा हुआ था इस जगह पर। अब करे क्या, अब हुमायूं परेशान था, तो हुमायूं ने क्या किया, जब देखिए 3 महीना हो गया, बरसात होने लगी, दोनों के ही जो क्षेत्र थे उन्हें पानी भराने लगा। शेरशाह सूरी का भी जो पूरा दल लेकर वो आया था, उनके दल में भी पानी आने लगा, और हुमायूं के भी क्षेत्र में पानी आने लगा। उनके जो कैनन्स वगैरह, तोप गोले, हथियार वगैरह जो थे, अब उन्हें मूवमेंट कराने में दिक्कत थी। तो इस समय पर हुमायूं ने एक डिप्लोमेसी करने की कोशिश की और एक अपना राजदूत भेजा, एक अपना एम्बेसडर या संदेशवाहक भेजा शेरशाह सूरी के पास, और उसे यह संदेश भिजवाया कि यहाँ पे हम युद्ध नहीं चाहते हैं,
आप बंगाल और बिहार को डबल से अपने नियंत्रण में ले लें और हमारी जो सॉवरेनिटी है वो हमारे दिल्ली आगरा वाले क्षेत्र में बनी रहेगी, ये क्षेत्र आप ही रख लीजिए। क्लियर? एंड व्हेन ही सेंड हिज मैसेंजर टू शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी एक्सेप्टेड ऑल द कंडीशंस। शेरशाह सूरी ने उन सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट भी कर लिया। देखिए अभी तक क्या होता था, जब भी युद्ध होता था ना तो शेरशाह सूरी युद्ध को रोकते थे, समझ गए? शेरशाह सूरी युद्ध को रोक देते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अभी अपनी कंडीशन ठीक नहीं है युद्ध लड़ने की, और वो वहां से चले जाते थे। बट इन दिस कंडीशन, इस स्थिति में शेरशाह सूरी के पास किसने भेजा है संदेश? हुमायूं ने, और शेरशाह सूरी ने एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है कि फिलहाल हम युद्ध नहीं करते हैं, दोनों को ही नुकसान होगा, और यहाँ पे अपनी सेनाओं को धीरे धीरे पीछे करना शुरू कर दिया, या हुमायूं को इस बात का रिप्लाई पॉजिटिवली दे दिया। अब हुमायूं ने अपनी सेना को निकालने की कोशिश शुरू कर दी, वो रिलैक्स हो गए, है ना, अपनी सेना को रिलैक्स मोड में ले आए कि कोई युद्ध वगैरह नहीं होना है, शांति से आराम से निकल जाते हैं। अब इसी दौरान जब हुमायूं अपनी सेना को निकालने लगे, रिलैक्स मोड में थे, कोई कंडीशन नहीं थी, कोई ऐसा डर नहीं था कि कुछ अटैक होने वाला है। जब ये देखा हुमायूं के सिपाहियों ने, जब ये देखा शेरशाह के सैनिकों ने या शेरशाह ने कि ये लोग काफी रिलैक्स हो चुके हैं, कोई टेंशन नहीं कर रहे हैं, इसी बात का फायदा उठाया, और इसी बात का फायदा उठाते हुए गंगा नदी पार कर ली। किसने? शेरशाह सूरी ने। आधी रात के लगभग हमला किया गया हुमायूं के ऊपर 26 जून 1539 को, 26 जून 1539 को किस जगह पर? चौसा में। शेरशाह सूरी ने अटैक कर दिया किस पर? हुमायूं के ऊपर, है ना। आधी रात की बात है, लगभग मिडनाइट में, जब सब लोग सो रहे थे, हुमायूं भी सो रहा था, उस टाइम पर अटैक कर दिया। जब इन सिपाहियों ने देखा कि ये लोग इजीली सोए हुए हैं, इनको कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स हैं, शेरशाह सूरी के सिपाहियों ने, और फिर उन्होंने उन्हें मारना शुरू किया। देन दे किल्ड द सोल्जर्स ऑफ हुमायूं। हुमायूं के सिपाहियों को बुरी तरह से मारा गया, और देन किसी तरह से हुमायूं अपनी जान बचाकर वहां से भागा, है ना, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ चौसा। अपनी जान बचाकर किसी तरह से भागा अपने हॉर्स पर, अपने घोड़े पर, और अपने हॉर्स सही थी वो गंगा नदी में कूद गया। क्लियर? अपने हॉर्स सही थी, अपने घोड़े सही थी, कहां कूद गया? गंगा नदी में, और किसी तरह तैर कर गंगा नदी उसने पार कर ली, अपनी जान बचा ली। समझ गए? अब गंगा नदी को पार करने में ऐसा कहा जाता है कि निजाम नामक एक भिस्ती ने उसकी क्या की थी? हेल्प की थी। क्लियर? ध्यान रखिएगा, हुमायूं वाज असिस्टेड क्रॉस द गंगा बाई निजाम। तो निजाम, हालांकि कुछ और नाम भी आता है उनका, शमसुद्दीन मोहम्मद करके, पर यह निजाम ध्यान रखिए। तो यहां पे गंगा रिवर को पार करने में हेल्प किसने की थी? बाई द हेल्प ऑफ निजाम, बाई द हेल्प ऑफ निजाम। तो निजाम नामक एक भिस्ती की सहायता से हुमायूं ने क्रॉस किया कौन सी रिवर को? गंगा रिवर को। ही क्रॉस द गंगेस बाय द हेल्प ऑफ निजाम, निजाम नामक एक भिस्ती। अच्छा, जब गंगा नदी पार होके तट पर पहुंच चुके थे और जब ये बेहोश थे, तब जैसे तैसे निजाम ने उनकी जान बचाई, और तब ये उनसे पूछते हैं, हुमायूं को जब होश आता तो हुमायूं पूछते हैं निजाम से कि आप कौन हैं? तब ये कहते हैं कि हम तो एक भिस्ती हैं और हमने आपकी जो है जान बचा ली है। तब चूंकि हुमायूं के जो वस्त्र थे वो राजा के वस्त्र से, तो वो समझ गए थे कि कोई बड़ा आदमी है। तब हुमायूं ने प्रसन्न होकर निजाम से कहा कि मैं आपके इस काम से काफी खुश हूं और मैं आपको एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। क्लियर? अच्छा, अभी इनके पास इनकी बादशाही खुद ही खतरे में, इनके पास इनका कोई एम्पायर अभी बचा नहीं है। 1539 की बात करें तो युद्ध में तो हार ही चुके थे, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे थे, लेकिन किस्मत अच्छी थी, है ना। ऐसा मैंने बोला ही कि इनके नाम का मतलब ही होता है भाग्यवादी, तो किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गए, इनकी जान बच गई, है ना। गंगा नदी पार करा दी भिस्ती ने। अब इन्हीं को बोल रहे हैं कि हम आपको क्या बना देंगे? बादशाह बना देंगे, एक दिन का आपने अच्छा काम किया, हमारी जान बचाइए। क्लियर? देन ही से ओके फाइन, नाउ यू गो योर होम। तब निजाम ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो है अपने घर जाइए और शांति से रहिए। क्लियर? देन ही बैक टू आगरा। ओके, अब क्या हुआ? हुमायूं वापस कहां पहुंच चुके थे? आगरा पहुंच चुके, जैसे तैसे जान बचाकर आगरा आ गए। अभी जब आगरा है ना, आगरा आए जब हुमायूं, तो हुमायूं को अपने तीनों भाई वहीं पर मिले। क्लियर? अभी गुस्सा तो बहुत आया होगा कि भाई लोग हेल्प करने नहीं आए। क्लियर? बट लेकिन समय की नजाकत को समझ गया हुमायूं, है ना। अब कोई नशा पत्ती भी नहीं कर रहा है। अभी क्या हुआ कि उसने अपने तीनों भाइयों को यहाँ पर, अपनी तीनों भाइयों को क्या कर दिया? माफ कर दिया। ही फॉरगिव टू ऑल हिज ब्रदर्स। इसमें सबसे ज्यादा गुस्सा उसे हिंदाल पर आया होगा
क्योंकि हिंदाल जो था उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था इस दौरान मुगल इंपीरियर, क्लियर। पर हुमायूं ने हिंदाल को भी माफ कर दिया और ठीक ठाक माहौल वहां पे आगरा में बन गया। लेकिन अब जब ये लोग आगरा में थे तब डेली के डेली हर दिन इन्हें ये खबर मिलती थी कि शेर शाह सूरी आ रहा है, इतने निकट आ गया, इतने निकट आ गया, इतने निकट आ गया, या इतने 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 क्लोज आते जा रहा है, क्लोजर टू क्लोजर होते जा रहा है आगरा के। ये खबर इन तीनों को काफी परेशान करती थी। पूरी मुगल फैमिली इस समय परेशान रहती थी आतंक से। किसके आतंक से, किसके डर से? शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी कभी भी इनके ऊपर अटैक कर सकता था, है ना। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरह का जीवन कैसा होता। अब इस कंडीशन में हुमायूं ने तय किया कि वी विल अटैक, वी विल डिफेंड, हम अपने आप की सुरक्षा, हम अपनी सुरक्षा करेंगे और हम अटैक करेंगे, हम लड़ेंगे। वी विल फाइट विद शेरशाह। ये तय कर लिया किसने? हुमायूं ने, कि अब हम युद्ध करेंगे, अब हम लड़ेंगे किससे? शेरशाह से, क्लियर। बट हिज ब्रदर वर अगेंस्ट हिम, बट उसके तीनों भाई उससे क्या थे? अगेंस्ट में थे, उसके खिलाफ थे। तो उन तीनों भाई जो कि अगेंस्ट में थे, क्योंकि उन्हें डर था कि शेरशाह सूरी हमें पराजित कर देगा, क्लियर। तो हिंदाल जो कामरान, जो काबुल और कांधार का जिसे सूबेदार बनाया गया था, वो अपने भाई, बाकी के जो भाई थे जिनका नाम था हिंदाल और अस्करी, उनको लेकर लाहौर चला जाता, यानी कि वो मना कर देते, पूरी तरह अगेंस्ट हो जाते किससे? हुमायूं से, क्लियर। अब इस कंडीशन में हुमायूं जो है, हुमायूं तय कर लिया था हुमायूं ने कि मुझे अटैक करना है, मुझे युद्ध करना है किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। तो जब तीनों भाई चले गए, देन हुमायूं मार्च्ड टू मीट शेरशाह 200 किलोमीटर ईस्ट टू आगरा, 200 किलोमीटर ईस्ट टू आगरा, 150 माइल अप्रोक्सीमेटली आगरा के पूर्व में। कहां पर? ईस्ट टू आगरा। तो देखिएगा, देन ही मार्च्ड टू मीट शेरशाह 200 किलोमीटर ईस्ट टू आगरा एट द बैटल ऑफ कन्नौज, ईस्ट टू आगरा एट द बैटल ऑफ कन्नौज। कन्नौज में ही एक जगह है बिलग्राम करके, वहां पर युद्ध हुआ था, एट द बैटल ऑफ कन्नौज ऑन 17th of May 1540, 17 मई 1540 को। अच्छा, ये अपनी सेना लेकर कहां पहुंच चुके थे? कन्नौज में। कन्नौज में कहां पर? बिलग्राम। कन्नौज में एक जगह आती है बिलग्राम, ये कहां पर है? ये है यूपी में। तो यूपी में बिलग्राम में पहुंच गए अपनी सेना को लेकर। कब? 17th of May 1540, 17 मई 1540 को, क्लियर। He marched at 200 kilometer east at the Battle of Kannauj on 17th of May 1540. कन्नौज के किस स्थान पर? बिलग्राम में। दोनों के बीच में क्या लड़ा गया? युद्ध लड़ा गया, क्लियर। यहां पे ये बात, अभी ये चीजें हो गई। अभी क्या हुआ? इन दिस बैटल, इस युद्ध में हुमायूं वॉज साउंडली डिफीटेड। बुरी तरह से हुमायूं की क्या हो गई? पराजय हो गई, क्लियर। हुमायूं वॉज साउंडली डिफीटेड। अभी ये दो युद्ध बताए थे, एक हुआ था 1539 वाला, 1539 वाला कौन सा? चौसा का, जिसमें 26 जून 1539 को मिडनाइट पे ही अटैक कर दिया था। शेरशाह सूरी ने मौका ही नहीं दिया संभलने का, किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा हुमायूं और किसी तरह नदी पार करी निजाम की हेल्प से, एंड ही बैक टू आगरा, बट हिज ब्रदर वर अगेंस्ट हिम एंड दे बैक टू लाहौर। वो लोग तो लाहौर चले गए। देन ही डिसाइडेड टू मार्च एंड मीट विद शेर खान या शेरशाह एट कन्नौज। कन्नौज में मिलने का उन्होंने, या कन्नौज में युद्ध करने का निर्णय लिया। 17th of May 1540 दोनों के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ। इन दिस बैटल हुमायूं वाज साउंडली डिफीटेड। बुरी तरह हुमायूं की पराजय हो गई। देन ही रिट्रीटेड बैक टू आगरा। तब वो वापस कहां पहुंच गया? आगरा पहुंच गया। फिर वापस से आगरा आ गया। बट यहां पर आगरा आने के बाद ही वॉज परस्यूड बाई शेरशाह। शेरशाह ने उसे आगरा से भी क्या कर दिया? भगा दिया। शेरशाह ने पीछा किया। शेरशाह ने इस बार छोड़ा नहीं हुमायूं को, हुमायूं का पीछा करता रहा और हुमायूं को यहां से भी भागकर जाना पड़ा। कहां से? आगरा से आगरा छोड़कर भागना पड़ा और फिर वो दिल्ली भागा और दिल्ली से उसे जाना पड़ा लाहौर, दिल्ली टू लाहौर। दिल्ली से कहां चला गया? लाहौर चला गया, क्लियर। अब यहां से देखिएगा 1540 से अब ये दौर शुरू हो चुका, अब उसका वनवास शुरू हो गया।
ये 15 सालों तक का वनवास चलेगा। अब इस दौरान उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, कहां पर, डेजर्ट में भी, रेगिस्तान में भी कई दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा, राशन कम होगा, पानी की समस्या होगी रेगिस्तान में, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ होगी 8 मंथ की प्रेग्नेंट, जिसके पुत्र का जन्म भी वहीं डेजर्ट में एक छोटा सा शहर आता है अमरकोट, वहां पर होगा। कई सारी समस्याओं का सामना करेगा कौन, हुमायूं, इन 15 ईयर्स के दौर में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इन समस्याओं के बाद भी एक चीज है जो वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो है उसकी होप। इट मीन्स आशा। सबसे बड़ा आशावादी अगर मुगल डायनेस्टी में कोई था तो वो कौन था, हुमायूं। अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि सामान्यतः कोई व्यक्ति होता तो वो जहर खा लेता और अपनी जान दे देता, बट हुमायूं ने अभी तक अपनी हिम्मत नहीं हारी, और जब वो दिल्ली से भगाया गया तो लाहौर पहुंच गया, आगरा से भगाया तो दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली से भगाया तो कहां पहुंच गया, आगरा पहुंच गया, सॉरी लाहौर पहुंच गया। अच्छा, अब 3 सालों तक सिंध वगैरह रीजन में वो भटकता रहा, है ना, डेजर्ट वाले एरिया में। और इस दौरान उसके जो भाई थे वो उससे पूरी तरह अगेंस्ट हो चुके थे। कामरान की बात करें तो लगभग वो दोनों राइवल हो चुके थे, एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। क्लियर। अच्छा, थोड़ी सी और चीजों को समझें। इस दौरान जब वो लाहौर गया तो लाहौर में एक बार फिर से चारों भाई एक साथ आ गए, यूनिटी आ गई दोनों के अंदर, है ना। 1540 की बात कर रहा हूं, 1540 में सभी लोग इकट्ठे हो गए, साथ में आ गए। यहां पर एक और डिप्लोमेसी की किसने, हुमायूं ने एक अपना संदेश पहुंचाया किसके पास, शेरशाह। अच्छा देखिए, 1540 में ही 1540 में ही जब हरा दिया था ना शेरशाह ने, तो शेरशाह दिल्ली पहुंच गया था, और कुछ समय के लिए, मतलब 15 साल, कुछ समय का मतलब 15 ईयर, दिल्ली को उसने अपनी कैपिटल बना लिया था, और कुछ टाइम के लिए दिल्ली में ही अपने सूर एम्पायर को उसने क्या कर दिया था, फाउंड कर दिया था ना, सूर एम्पायर या सूर साम्राज्य। तो सूर साम्राज्य उसने स्टेब्लिश कर दिया था यहां पर, कहां पर, दिल्ली में, 1540 में। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। 1540 में उसने स्टेब्लिश कर ली थी कैपिटल और अपना सूर एम्पायर डेवलप कर लिया था। ठीक है। अच्छा, देन ये जो चारों भाई थे ये कहां थे, ये थे लाहौर में। लाहौर से इन्होंने एक लेटर पहुंचाया, एक संदेश पहुंचाया किसके पास, शेरशाह सूरी के पास। शेरशाह सूरी को ये संदेश दिया कि ऐसा है कि पूरा जो हिंदुस्तान है, एंटायर हिंदुस्तान इज लेफ्ट फॉर यू, हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप आराम से शासन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस हमें कौन सा एरिया दे दो, हमें दे दीजिए कौन सा एरिया, लाहौर, LAHAUR, लाहौर जो रीजन है वो हमारा, और कंप्लीट टोटल इंडिया आपका, आप आराम से वहां पे रूल करिए, कोई इशू नहीं है। सरहिंद जो होगा वो हमारे एम्पायर की बाउंड्री होगी, सरहिंद के इस तरफ हमारा क्षेत्र होगा पाकिस्तान वाला, और उस तरफ जो होगा वो आपका रीजन हो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से शासन करिए, आपने कैप्चर कर लिया एवरीथिंग। क्लियर, वैसे भी पहले अफगानों का ही रूल था। बट यहां पर भी शेरशाह खुश नहीं हुए। इन्होंने कसम खाई थी ना कि मुगलों को भारत से पूरी तरह बाहर करना है, इस बात की कसम खाई थी। तो उन्होंने इस संदेश का इस लेटर का ये रिस्पॉन्स दिया, ये रिप्लाई किया कि आपको लाहौर नहीं समझना है, लाहौर से भी दूर जाइए, काबुल, है ना, लाहौर तक का रीजन हमारा रहेगा, आपको कहां जाना है, काबुल जाना है ना, काबुल, या हम बोलें कि अफगानिस्तान या कांधार वाला क्षेत्र जो है वहां आप रूल करिए, वो रीजन में आप सेफ रहेंगे। क्लियर, अगर उस क्षेत्र में चले जाओगे तो सेफ रहोगे, अदरवाइज मैं अटैक करूंगा लाहौर पर भी और सिंध पर भी, वो पूरा रीजन हमारा है। ठीक है, जब ये संदेश पहुंचाया शेरशाह ने, देन इस बात से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हुई, कामरान की कैपिटल हुआ करती थी काबुल, क्योंकि वो अफगानिस्तान में कई गवर्नर था। देन कामरान ने एक और लेटर पहुंचा दिया किसके पास, शेरशाह के पास, कि अगर आप ऐसा मत करिएगा, है ना, इन्हें काबुल पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद ही इनके अगेंस्ट में, हम खुद ही रिवोल्ट कर रहे हैं हुमायूं से, है ना, तो आप जो है, हम आपको पूरा पाकिस्तान का सिंध और वो सारा रीजन आप ही संभालिएगा, है ना, पंजाब भी हमारा आप ही रखिएगा, बट यहां पे हम आपकी भी हेल्प करेंगे हुमायूं को हराने के लिए। क्लियर, ये किसने बोल दिया, ये लेटर किसने पहुंचा दिया, कामरान। इट मींस आप लोग समझ सकते हैं कि कामरान कितना अगेंस्ट में आ चुका था हुमायूं के। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में अब हुमायूं के पास किसी की कोई कंडीशन नहीं है, किसी के पास किसी की कोई हेल्प नहीं बची। अच्छा, यहीं पे एक कांड और कर दिया, एक तो पूरा एम्पायर उसका जो है खत्म हो रहा है, साम्राज्य जा चुका है, इस दौरान उसने एक और काम ये कर दिया, हालांकि पॉजिटिव चीज रही। 1541 ये क्या था कि अपना एक भाई था ना
हिंदाल के ही क्षेत्र में था, वहां पे शरण में था, हिंदाल के यहाँ पे अलवर वाले रीजन में। वहां पर हिंदाल का एक गुरु हुआ करता था, हिंदाल के एक टीचर हुआ करते थे, उनके एक संत थे जो उनके गुरु थे, सूफी संत हो सकते हैं, जिनका नाम था शेख अली अकबर। तो शेख अली अकबर नामक एक सूफी संत जो हिंदाल के क्या थे, प्रिसेप्टर्स थे या उनके एक धार्मिक गुरु थे ना, धार्मिक गुरु थे शेख अली अकबर। ये छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। शेख अली अकबर, ही वॉज टीचर ऑफ हिंदाल। हिंदाल की बात की जाए तो हिंदाल भी एक भाई था किसका, हिंदाल मिर्जा करके एक भाई था किसका, हुमायूं का। तो हिंदाल के ही गुरु थे शेख अली अकबर। इन्हीं की एक 14 ईयर की डॉटर हुआ करती थी, इन्हीं की एक 14 साल की पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था हामिदा बानो बेगम। तो इन्हीं की एक डॉटर थी 14 ईयर की जिसका नाम था हामिदा बानो बेगम। और हामिदा बानो बेगम एंड हुमायूं गॉट मैरिड ऑन 1541। सारा साम्राज्य तो गया हाथ से, लेकिन विवाह किसके साथ कर लिया, निकाह किससे कर लिया, हामिदा बानो बेगम से 1541 में, जब अलवर के संरक्षण में था। अलवर में था किसके, अपने भाई हिंदाल के संरक्षण में। क्लियर। 1541 में विवाह कर लिया किसके साथ, हामिदा बानो बेगम के साथ। अब इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इस विवाह से खुश नहीं था हिंदाल, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में, हामिदा बानो बेगम और हिंदाल के बीच में भी एक लव अफेयर चलता था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। क्लियर। दैट्स व्हाई हिंदाल वाज अगेंस्ट ऑन दिस मैरिज, बट फाइनली इन दोनों का विवाह हुआ, हुमायूं एंड हामिदा बानो बेगम का विवाह हो गया 1541। क्लियर। और लगभग 1 ईयर के बाद ही 15th ऑफ अक्टूबर, है ना, 14 अक्टूबर नहीं, कितना, 15th ऑफ अक्टूबर 1542 को लगभग मॉर्निंग में, सुबह हामिदा बानो बेगम ने जन्म दिया किसको, हुमायूं के पुत्र को, जिसका नाम था अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्लियर। तो 1542 में जन्म हुआ था कहां, अमरकोट के राजा राणा भीमसाल के महल में, सिंध में, जो एक डेजर्ट वाला रीजन था, रेगिस्तान वाला क्षेत्र था। वहीं पर एक छोटा सा शहर था अमरकोट, वहां पे उन्हें शरण दी गई थी। तो 2 महीने हिंदू शासक थे, हिंदू शासक ने शरण दी थी, 2 महीने की शरण थी। इस दौरान इन्होंने जन्म दिया था अपने पुत्र को, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था अकबर। क्लियर। यहाँ पे ना, अच्छा, अब ये सब तो हो गया। अब हुमायूं को यहाँ से फिर ये विवाह वगैरह कर लिया ना, अभी यहाँ तक पहुंचे। 1541 में उसका विवाह हो गया था किसके साथ, हामिदा बानो बेगम के साथ। हामिदा बानो बेगम किसकी पुत्री थी, शेख अली अकबर की। शेख अली अकबर कौन थे, शेख अली अकबर थे एक रिलीजियस टीचर, किसके, धार्मिक गुरु थे किसके, इन्हीं के भाई हिंदाल के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कोशिश की, काफी ट्राई किया कि किसी तरह अपने भाई कामरान को हरा दे और उसके क्षेत्र पर कंट्रोल कर ले। काफी कोशिश की, कई लोगों ने हेल्प की। सिंध के कुछ ट्राइबल्स थे, कुछ जनजाति के लोग थे जो बाबर के प्रति काफी अपनी लॉयलिटी रखते थे, उन लोगों ने हेल्प की हुमायूं की। फाइनली हुमायूं को कुछ थोड़ी बहुत सेना मिली, 200 केमल्स, 20,000 कैवलरी, ऐसा करके कोई सेना मिली। उस आर्मी के साथ उसने कोशिश की हिंदाल अपने भाइयों पर अटैक करने की, बट ही वॉज नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया। देन ही फ्लेड। अच्छा, इस दौरान जब वो सक्सेस नहीं हो पाया ना, तो उसे कुछ अब रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तब उसे सिंध में एक व्यक्ति मिला बैरम खान नाम से। बैरम खान ने उसे सलाह दी कि अब आप जाइए पर्सिया यानी ईरान। बैरम खान गिव हिम एन एडवाइस दैट यू हैव टू गो पर्सिया। क्लियर, यू हैव टू गो पर्सिया, इट मींस ईरान जाइए, ईरान में आपको, वहां पे आपको शरण मिलेगी, वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। इस बात की एडवाइस किसने दे दी थी, बैरम खान ने। क्लियर। बैरम खान काफी योग्य, काफी सफल और काफी योग्य व्यक्ति था, एक अच्छा सेनानायक था, एक अच्छा योद्धा था और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था। कौन, बैरम खान। बैरम खान का ही पुत्र हुआ था अब्दुल रहीम खान खाना। चलिए यहां तक की बात हुई। अभी क्या हुआ कि ये इनकी एडवाइस पर जब सक्सेस ही नहीं हो पाए, 43 तक सिंध लाहौर में भटकते रहे, कोशिश काफी की, बट 1543 तक सक्सेस नहीं हो पाए। देन ही फ्लेड टू पर्सिया। तब ये कहां पहुंच गए, पर्सिया पहुंच गए। पर्सिया कहां पर, ईरान, है ना। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे परेशान होते होते ये पर्सिया पहुंचे, है ना। अच्छा, ये बात हो गई ना, विवाह हो गया और पुत्र भी हो गया। पुत्र का जन्म भी कब हुआ, 15 अक्टूबर को। कहां हुआ, अमरकोट के राजा राणा भीमसाल के महल में 15 अक्टूबर को, है ना।
ये अकबर तक के जन्म की कहानी यहाँ पे क्लियर हो गई। देन ही फ्लेड टू पर्सिया। पर्सिया गए। पर्सिया में किसके पास गए? पर्सिया के ईरान के जो शासक थे। अच्छा, इस दौरान जब ये पर्सिया गए ना तो काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, पहाड़ियों घाटियों से होते हुए जैसे तैसे कई समस्याओं का। इनके कपड़े वगैरह जो थे वो सब खराब हो चुके थे, कई दिनों तक भूखे रहना पड़ा था, रेगिस्तान में पानी भी नहीं मिला, है ना। जैसे तैसे हॉर्स मीट यानी घोड़े का मांस खाकर इन्हें जिंदा रहना पड़ा, और जैसे तैसे करके फाइनली ईरान पहुंच गए। क्लियर। ईरान में इनका काफी भव्य स्वागत किया गया। इन्हें अच्छा खासा खाना पीना और अच्छी जगह, अच्छे स्थान पर ठहराया गया, अच्छे खासे कपड़े दिए गए। इट मींस काफी बढ़िया स्वागत किया। और ईरान के जो शासक थे उनका नाम था शाह तहमस्प। शाह तहमस्प। शाह तहमास्प। तो ईरान के शासक थे शाह तहमास्प। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये सिया थे। इनका धर्म क्या था? सिया रिलीजन हुआ करता था। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे गौर करने की, इसने जब विवाह किया हामिदा बानो बेगम से, जो पुत्री थी किसकी? जो पुत्री थी किसकी? शेख अली अकबर की, जो कि एक सूफी संत थे या एक संत थे ना। तो हामिदा बानो बेगम का भी धर्म क्या था? सिया था। हामिदा बानो बेगम का भी धर्म क्या था? सिया। अच्छा, ये काफी अब उसकी हेल्प करेगा। ये धर्म जो था सिया धर्म अब हेल्प करेगा, क्योंकि वहां से भागकर ईरान जब जाएगा, और ईरान सभी को पता है, ईरान इराक में मैंने आप लोगों को मुस्लिम रिलीजन बताया है, दो ही कम्युनिटी होती है, सिया और सुन्नी। इसमें 80-85% सुन्नी है और 15 to 10% सिया है। सिया और सुन्नी, तो सिया तो कम ही है, और लेकिन जितने भी सिया हैं, ज्यादातर जो सिया है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो ईरान और इराक में पाए जाते हैं। इराक में फिर भी कम है, ईरान में ज्यादा है। इराक में ऐसा कहा जाता है 40-48% सुन्नी है और 50-52% सिया है ना। ऐसा कुछ रेशो है वहां पे। तो ये पहुंच गए कहां पे? ईरान के शाह तहमस्प के दरबार में, महल में। और ये जो थे ये सिया धर्म के फॉलोअर थे। इस बात की अब हेल्प होगी कि इनकी पत्नी भी सिया ही थी। अच्छा, जब ये वहां गए तो इनके साथ लगभग 40 या 40 लोगों का समूह था। 40 लोगों के साथ ये गए थे। साथ ही इनकी वाइफ भी थी। कौन सी वाइफ? हामिदा बानो बेगम नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो अभी अभी अपने पुत्र को जन्म दिया था। ना अकबर था ना उनकी वाइफ थी हामिदा बानो बेगम। उन्होंने वहीं पर छोड़ के रखा हुआ था सिक्योरिटी में, है ना। तो वो अच्छे खासे सेफ थे। ये आए थे अपनी फर्स्ट वाइफ, अपनी सबसे पहली जो पत्नी थी उनके साथ, जिसका नाम था बेगा बेगम। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि हुमायूं की फर्स्ट वाइफ का नाम क्या था, तो नाम ध्यान रखिएगा, बेगा बेगम। अपनी पत्नी के साथ में और कुछ 40 लोगों के साथ ये ईरान पहुंचे थे बुरी स्थिति में। बेगा बेगम इनके साथ थी। बेगा बेगम का ही नाम बाद में हो जाता है हाजी बेगम। इन्हीं का नाम बाद में क्या हो जाएगा? हाजी बेगम। शी वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ हुमायूं, और इन्हीं का नाम हो गया था हाजी बेगम जब इन्होंने हज की यात्रा कंप्लीट कर ली थी। देन शी वॉज नोन एज हाजी बेगम। और इन्होंने ही बनवाई थी बाद में हुमायूं का टॉम्ब ऑफ हुमायूं। हुमायूं का मकबरा किसके ऑर्डर पर बना था? हाजी बेगम। हाजी बेगम की बात की जाए तो शी वॉज वन ऑफ हिज वाइफ, है ना, फर्स्ट वाइफ। देन जब ये शाह तहमस्प के दरबार में गए तो कई दिनों के बाद शाह तहमस्प उन्हें मिले, क्योंकि वो भी किसी लॉन्ग डिस्टेंस या लॉन्ग जर्नी पर गए हुए थे। फाइनली ये दोनों लोग आपस में मिले और हुमायूं ने उनसे हेल्प मांगने की कोशिश की, है ना। अभी उन्होंने हेल्प करने का वादा भी किया कि यस वी विल हेल्प यू, वी विल गिव आवर सोल्जर्स टू यू टू कॉन्कर योर टेरिटरी अगेन विथ योर ब्रदर्स एंड ऑल्सो विथ शेरशाह सूरी। देन इन्होंने हेल्प मांगी और हेल्प उन्होंने करी भी, बट यहां पे उन्होंने दो कंडीशन रख दी। शाह तहमस्प ने उन्हें दो कंडीशन रख दी। पहली कंडीशन तो ये कि यू हैव टू एक्सेप्ट सिया रिलीजन। क्लियर? यू हैव टू एक्सेप्ट सिया। आपको सिया धर्म अपनाना पड़ेगा। क्लियर? और जब आप अपने भाई कामरान को हरा दें और कांधार क्षेत्र जब आप कैप्चर कर लें, कॉन्कर कर लें, देन कांधार यू हैव टू गिव मी, तब आपको कांधार मुझे देना होगा। तो सिया धर्म एक्सेप्ट करने की बात हो गई और कांधार अपने कंट्रोल में करने की बात होगी, क्योंकि कांधार हमें दे देना और आपको सिया धर्म एक्सेप्ट करना। सुन्नी है, क्योंकि हम सिया हैं, हम तभी मदद करेंगे। और फिर जब हुमायूं एक्सेप्टेड बोथ दी कंडीशन, हालांकि शुरू में उसके कुछ लोगों ने मना किया, बट उसे पता है कि इस समय हमें इनकी कंडीशंस को मानना ही पड़ेगा। अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें इनकी मदद, इनकी सारी शर्तों को मानना पड़ेगा। तो इनकी शर्तों को माना और शाह तहमस्प ने
12 के 12,000 अपने प्रशिक्षित सैनिकों को दे दिया कि ये हमारे 12,000 एकदम ट्रेंड फोर्स हैं, प्रशिक्षित सोल्जर्स हैं, प्रशिक्षित सैनिक हैं, इन्हें लेकर जाइए और कॉन्कर करिए, अपने एम्पायर को वापस से कैप्चर करिए। देन ही ट्राइंग टू बेक ऑन काबुल कांधार, और फिर उन्होंने वापस काबुल कांधार पहुंचे, अपने भाइयों पर अटैक किया और अपने रीजन को कैप्चर करना स्टार्ट किया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अब और कुछ चीजों के ऊपर गौर करते हैं।